नमस्ते। नमस्ते। मैं डॉक्टर हर्षद। और मैं डॉक्टर अनिमेश कुमार। हम एज अ टीम ऑफ ऑर्थोपॉड आज कुछ इंटरेस्टिंग एंड हॉट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। कोविड आया और उसके साथ कुछ और बीमारियां भी लेके आया। स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज किसी को कुछ पता नहीं था, लोग ऐसे हो रहे थे। बाद में पता चला कि स्टेरॉइड इसमें काम करता है और लोगों की लाइफ बचाने के चक्कर में स्टेरॉइड का यूज इतना हो गया। फिर बाद में स्टेरॉइड अपनी कॉम्प्लिकेशन लेके आया, तो उसके साथ सेकंड वेव में कोविड के साथ म्यूकर भी आ रहा था। अभी कोविड ऑलमोस्ट ना के बराबर बचा है, बट कोविड से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन स्टेरॉइड यूज करने के कारण अभी भी बाकी है। और बीइंग लार्जेस्ट हॉस्पिटल फॉर कोविड, अभी भी हमारे ओपीडी में हर दूसरी ओपीडी में स्टेरॉइड की यूज के कारण हिप पेन लेके कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं। तो वही टॉपिक लेके हमने, इतना कॉमन हुआ है इसीलिए आज डिस्कशन के लिए लिया है। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का डिस्कशन। तो लेट्स स्टार्ट ऑन डिस्कशन ऑन द एवीएन। तो सर आप मुझे बताइए कि पेशेंट्स आते किस प्रॉब्लम से है? मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं वो है पेन इन द हिप रीजन। और उनका ये भी कहना होता है कि वो अपना जूता ठीक से बांध नहीं पाते, पैर को पैर के ऊपर चढ़ा नहीं पाते, जो कि इनडायरेक्टली ये इंडिकेट करता है कि उनके हिप के रोटेशंस में स्टिफनेस है, जो वो पिन पॉइंट नहीं कर पाते। बट वो इस चीज को लेके काफी स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि उनके हिप में पेन है और हिप में स्टिफनेस है। और पेन छोड़ के और कुछ कारण है इसका? दूसरा रिप्रेजेंटेशन जो आपने देखा है, कुछ आवाजें आ रही है? वेरी लेस लाइकली। कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन पेन इन हिप है और स्टिफनेस, जैसा कि मैंने बोला कि वो अपना पैर को दूसरे पैर के ऊपर चढ़ा नहीं पाते हैं, क्रॉस लेग बैठ नहीं पाते हैं। तो उनको, कुछ लोगों को पेन नहीं होता, केवल ये स्टिफनेस का ही सिम्टम्स उनको दिख रहा होता है। ओके। और क्या होता है एवीएन? एवीएन का फुल फॉर्म है अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। इस अवैस्कुलर नेक्रोसिस मतलब कि हिप बोन जो है, जो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, उसकी वैस्कुलरिटी फॉर सम रीजन इफ वो अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो जो हिप का जो बॉल है वो मरने लगता है, उसके सेल मरने लगते हैं। और वो अगर थोड़ा एडवांस स्टेज में जाता है तो वो जो मरे हुए सेल्स हैं फिर वहां पर कोलैप्स होना शुरू होता है और फिर पेशेंट को आर्थराइटिस डेवलप कर जाता है। ओके। तो कुछ कारण रहेंगे इसके लिए? कॉमनेस्ट कॉज एवीएन का है ट्रॉमा। अगर किसी को हिप में ट्रॉमा हुआ है, अगर उसका हिस्ट्री है ट्रॉमा का, जो कि जरूरी नहीं है कि फ्रैक्चर तक एक्सटेंड हुआ हो, ब्लंट ट्रॉमा में भी वैस्कुलरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, तो कॉमनेस्ट कॉज ट्रॉमा है। सेकेंड कॉमनेस्ट अगर बताया जाए तो जैसा कि डॉक्टर हर्षद ने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया कि स्टीरॉयड, हेवी डोजेज ऑफ स्टीरॉयड का यूसेज इन एनी फॉर्म, कोविड में, कोविड के ट्रीटमेंट के लिए या फिर सर्टेन ऑटो इम्यून डिजीज के ट्रीटमेंट में स्टीरॉयड का यूसेज अगर होता है तो उससे भी एवीएन होता है। कुछ अल्कोहलिक पेशेंट्स या इंडिविजुअल जिनका अल्कोहल इंटेक बहुत ज्यादा है ऑन अ रेगुलर बेसिस, उसमें भी एवीएन ऑफ फीमोरल हेड कॉमनली देखने को मिलता है। बाकी लिस्ट तो बहुत लंबा है, लेकिन दीज आर द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एवीएन ऑफ जैसे ब्लड की कोएगुलेटोपैथी। और चीज सर, कोविड में पर्टिकुलरली बढ़ गए हैं कारण। तो एक तो स्टेरॉइड यूज हुआ था, बट आजकल ऐसे भी काफी पेशेंट्स हैं जिसमें स्टेरॉइड यूज नहीं हुआ था। तो अगेन, as Dr. Harshad has said in the beginning that COVID was a new illness to the society. हम लोग को ज्यादा मालूम नहीं था कोविड के पैथोलॉजी, पैथोजेनेसिस के बारे में। अभी तक हमें पूरा डिटेल नहीं मालूम है। तो कोविड पर से भी ब्लड को थिक बनाता है। कोविड जब भी होता है तो ब्लड को थिक बनाता है
और इसीलिए कोविड के ट्रीटमेंट में हम ब्लड थिनर्स भी देते थे। तो ये अवैस्कुलर नेक्रोसिस उस कारण से भी हो सकता है कि कोविड का इन्फेक्शन के कारण ब्लड वेसल्स ब्लॉक हुए होंगे। और हालांकि इसके बारे में अभी तक साइंटिफिक पब्लिकेशंस अवेलेबल नहीं है टू प्रूव दैट इट इज द कॉज फॉर एवीएन, बट ये एक हाइपोथेसिस है कि वो वायरल इन्फेक्शन के वक्त ब्लड ज्यादा थिक हो जाता है और उसके कारण भी अवैस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। और इसमें पर्टिकुलर ऐसे कुछ एज ग्रुप है, मींस चाइल्ड है, अडल्ट है, ओल्ड एज है, एनी पर्टिकुलर एज ग्रुप? जैसे नी पेन में पर्टिकुलरली ओल्डर एज ग्रुप दे आर मोर कॉमनली अफेक्टेड कॉजिंग आर्थराइटिस एंड ऑल, इसमें भी ऐसे कुछ है? इसमें कॉमनली देखा गया है कि यंग एडल्ट्स से 20 to 40 इयर्स के एज ग्रुप जो ज्यादा मोबाइल हैं, ज्यादा एक्टिव हैं, उनके केस में ये ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। बच्चों में एवीएन अभी तक नहीं, एवीएन कोविड के कारण या अदरवाइज एवीएन नहीं दिखा है। बच्चों में दूसरे तरीके की बीमारी दिखती है, बट एवीएन पर से नहीं दिखा है। मेजॉरिटी केसेस में 20 to 40 इयर्स के लोगों में ये दिखने को मिलता है। और अगर सेक्स प्रीपोंडरेंस जानना चाहेंगे तो मेल में ज्यादा है फीमेल के कंपैरिजन में। ओके, तो ठीक है, अभी तक हमने जान लिया कि ये क्यों हो रहा है, कॉमन काजेस क्या है, इसका कोई परमानेंट क्योर भी है? हाँ, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्योर डिपेंड करता है कि हम किस स्टेज ऑफ द डिजीज पे हम इसको हैंडल कर रहे हैं। तो कोविड एवीएन को डिफरेंट स्टेजेस में बांटा गया है। अगर अर्ली स्टेज विच इज स्टेज 1 एंड स्टेज 2 तक हम कोविड को डायग्नोज कर पाते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2 ऑफ एवीएन को हम डायग्नोज कर पाते हैं, तो हम उस वक्त इसको रिवर्सिबल ट्रीटमेंट दे पाते हैं। जहां ये स्टेज 3 और स्टेज 4 पे चला जाता है तो रिवर्सिबल रिजल्ट एक्सपेक्ट करना डिफिकल्ट है एंड अनप्रिडिक्टेबल है। स्टेज 1 को डायग्नोज करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि स्टेज 1 में पेशेंट को सिम्टम्स भी नहीं आते, तो पेशेंट हमारे ओपीडी में भी नहीं आते। स्टेज इंसिडेंशियल फाइंडिंग रहेगा, इंसिडेंटल फाइंडिंग रहेगा कि अगर उनको कमर का पेन है, कमर के लिए एमआरआई कराया, उसके साथ में हिप की स्क्रीनिंग होती है, हिप की स्क्रीनिंग में अगर बोन मैरो एडीमा दिखा तो वहां से हम फिर वी कैन टेक इट फर्दर। स्टेज 2 में पेशेंट्स को सिम्टम होते हैं, जैसा कि प्रीवियसली बताया कि पेन एंड स्टिफनेस रहेगा, तो वहां पर की इज टू पिक देम अर्ली, जल्द से जल्द डायग्नोज हो। और डायग्नोसिस के लिए एमआरआई इज द की। एक्सरे में भी ये फाइंडिंग्स नहीं आती है, तो हमें एमआरआई के लिए बहुत ही लो थ्रेशोल्ड रखना चाहिए। अगर पेशेंट का बैकग्राउंड हिस्ट्री कोविड इन्फेक्शन का है और पेशेंट को थोड़ा सा भी पेन आ रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है कि वो पेशेंट एक ऑर्थोपेडिक के पास जाए, न कि फैमिली डॉक्टर के पास समय खराब करे, क्योंकि एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके असेस कर पाता है कि ये पेन हिप से आ रहा है कि स्पाइन से आ रहा है। अगर ये हिप का पेन है तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का सस्पिशन बढ़ जाता है टुवर्ड्स एवीएन। वो एमआरआई के लिए पेशेंट को कन्विंस कर सकते हैं और एमआरआई करके हम फर्दर ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं। सर, आप स्टेज के ऊपर ज्यादा यहाँ पे फोकस कर रहे हो, ज्यादा यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, कुछ कारण है पर्टिकुलर स्टेज के लिए? हाँ, कुछ मींस अगर हम जल्दी पकड़ पाए तो उसमें कुछ फर्क पड़ने वाला है ट्रीटमेंट में? एग्जैक्टली कारण ये है कि अगर स्टेज 1, 2 एंड अर्ली स्टेज 3 तक भी अगर हम पकड़ पाते हैं तो शायद दवा से या फिर मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से हम इसको बचा सकते हैं, इस एवीएन को रिवर्स कर सकते हैं। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, उस बॉल का स्फेरिकल जो शेप है उसको बचा सकते हैं। जहां ये स्टेज 3 ये यहाँ पे सर मॉडल है, सो कैन यू एक्सप्लेन ऑन दिस, थोड़ा लोगों को समझ में जल्दी आ जाएगा। सो हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है।
अभी जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि एवीएन में क्या होता है कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो नेक और हेड की तरफ जा रहे होते हैं। फॉर सम रीजन वो ब्लड वेसल्स ब्लॉक होते हैं, सर्कुलेशन ऑफ द नेक एंड हेड कॉम्प्रोमाइज होता है और वो सेल मरने लग जाते हैं। वो सेल मरने लगते हैं तो वहां पर वो कोलैप्स होता है और आर्थराइटिस डेवलप होता है। तो स्टेज 2 तक वो कोलैप्स नहीं होता। इनफैक्ट स्टेज 3 का अर्ली स्टेज में भी कोलैप्स नहीं होता है। तब तक के स्टेज तक हम मेडिसिन और एज आई सेड मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट से हम इसको बचा सकते हैं। जहां ये एडवांस स्टेज ऑफ स्टेज 3 और स्टेज 4 होता है, बॉल इतना खराब हो चुका होता है, बॉल ऐसे एकदम खराब सा हो चुका होता है, तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, फिर हमें बॉल को बदलना ही पड़ता है, जिसे हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं। तो इन शॉर्ट, जब तक बॉल स्फेरिकल है, ग्राउंड है, उसके ऊपर डेंट नहीं है, तब तक हम उसको बचा सकते हैं। एग्जैक्टली। जब उसका शेप चेंज हो जाए तो फिर तब उसको बचाने कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें बस उसे बदलना ही पड़ेगा। ओके। तो जब तक उसका शेप गोल है, स्फेरिकल है, तब तक क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है अभी? इनिशियली बहुत सारे डॉक्टरों ने बहुत सारे रेजिमेन ट्राई किए हैं, जैसे कि डॉक्टर संजय अग्रवाला का एक रेजिमेन है मेडिकल मैनेजमेंट का। सिमिलरली दिल्ली में भी एक डॉक्टर है, उनका भी एक रेजिमेन है। तो बहुत सारे डॉक्टर ने अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करके देखा है कि क्या उनके पेशेंट्स में बेनिफिशियल रहता है। तो हम लोगों ने भी अपना एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डेवलप किया है, विच वी हैव सीन कि हमारे पेशेंट्स को दवा वो लंबे समय तक देने से वो बॉल जो है वो कोलैप्स होने से बचता है। हेंस हमारे हाथ में हमारी वो रेजिमेन से दिया गया दवा भी हेल्पफुल है, और हम वही पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि इनिशियली आप वो दवा लेके देखो और हमारे रेगुलर फॉलोअप में रहो। बिकॉज किसी स्टेज में अगर हमें लगा कि वो कोलैप्स या दवा से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट होता है कोर डिकम्प्रेशन। कोर डिकम्प्रेशन मतलब होता क्या है कि हम हिप में मल्टीपल ड्रिल करते हैं, वो जो कि हेड तक जाता है वो ड्रिल करने से हम जो अंदर डेड टिश्यूज है उनको स्केप आउट करते हैं, और अगर पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी है तो हम वहां पर स्टेम सेल भी डालते हैं ताकि फिर से नया बोन बन सके वहां पर। तो इसको कोर डिकम्प्रेशन बोलते हैं। तो जो पहली आप कॉकटेल रेजिमेन बोल रहे थे, तो वो मेडिकल मैनेजमेंट, और वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3A तक भी करते हैं। स्टेज 3A तक अगर सिचुएशन है तो मैं बोलूंगा कि आप कोर डिकम्प्रेशन और स्टेम सेल इम्प्लांटेशन के बारे में कंसिडर करें। और आपके ये एक्सपीरियंस में सर, ये मेडिकल मैनेजमेंट और कोर डिकम्प्रेशन, स्टेम सेल्स, ये दोनों में से, मेडिकल मैनेजमेंट, ये दोनों में से आप किसको ज्यादा प्रीफर करेंगे, जिसके हेड को सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाए या फिर उसकी लॉन्गेविटी बढ़ाने का देखिए, उसके लिए भी साइंटिफिक असेसमेंट है। हम जब पेशेंट का एमआरआई कराते हैं तो एमआरआई पे देखते हैं कि कितना सेक्टर ऑफ द हेड इन्वॉल्व है। वी कैलकुलेट एंगल एंड वी असेस वेदर दिस particular sector is going to collapse or not. In case that angle is very wide, in case the criteria fits into the segment कि ये कोलैप्स हो सकता है, तो उन सिचुएशन में हम कोर डिकम्प्रेशन एडवाइस करते हैं अपफ्रंट। बट अगर हमें लगता है कि ये एक स्मॉल सेक्टर ऑफ बोन इन्वॉल्व है, ज्यादा बोन मैरो एडिमा नहीं है, वी कैन टेक अ चांस विद मेडिकल मैनेजमेंट। तो ऐसे ब्लैंकेट ट्रीटमेंट नहीं हम थ्रो कर सकते, हमें केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करना होता है कि इस पेशेंट को क्या फायदा करेगा। और आप सर्जिकल में 3 ऑप्शंस बताया आपने। एक तो कोर डिकम्प्रेशन, प्लेन कोर डिकम्प्रेशन, जिसमें बस होल किया जाएगा। सेकंड
उसमें बोन मैरो कॉन्सेंट्रेट इंजेक्शन देते हैं, थर्ड जिसमें स्टेम सेल्स इंजेक्शन। तो ये तीनों चीजों में आपको कुछ पर्टिकुलर प्रेफरेंस है, किसी में कुछ एडवांटेज है और अदर ट्रीटमेंट? हाँ, मेरे एक्सपीरियंस में कोर डिकम्प्रेशन और स्टेम सेल इम्प्लांटेशन के सबसे अच्छे रिजल्ट हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो प्रोसेस जो है वो प्रोसीजर 2 स्टेज में होता है और कॉस्ट वाइज इट इज कॉस्टलियर, हेंस नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड दैट। बट अगर पेशेंट की इंश्योरेंस है या पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी है, देन दे शुड कंसिडर कोर डिकम्प्रेशन प्लस स्टेम सेल इम्प्लांटेशन। इफ नॉट, देन एटलीस्ट प्लेन कोर डिकम्प्रेशन भी करवाना चाहिए, क्योंकि कोर डिकम्प्रेशन करने से वो डेड टिश्यूज जो अंदर हैं, जो अवैस्कुलर नेक्रोसिस हो चुका है, हम उनको स्कूप आउट करते हैं और नए ब्लड वेसल्स के बनने का एक गुंजाइश, एक पॉसिबिलिटी रहता है, देयर बाय हीलिंग ऑफ दैट अवैस्कुलर नेक्रोसिस। तो ये चीज से हम 100% हिप जॉइंट को बचा सकते हैं? 100% तो नहीं, लेकिन जैसे मैं बोला कि कोर डिकम्प्रेशन विद स्टेम सेल इम्प्लांटेशन से 60 to 70% चांसेस है बचने का, प्लेन कोर डिकम्प्रेशन से 30 to 40% चांसेस है बचने का। ये डिफरेंस रहता है। और काफी बार देखा गया है ये सर्जरी के बाद आगे जाके 8 साल 10 साल 6 साल उसके बाद जाके वापस पेन होता है, वापस डेवलपमेंट होता है। तो इस पे आपका क्या कहना है कि अगर 8-10 साल के बाद एक बार वापस हिप रिप्लेसमेंट के लिए जाना ही पड़ रहा है तो अभी क्यों ना जाए? क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी ऐसी सर्जरी है जिसमें थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, कि पेशेंट जॉगिंग जंपिंग नहीं कर सकेगा, पेशेंट नीचे मांडी घाल के नहीं बैठ सकता है। तो ये सर्जरी हमको तभी ऑफर करना चाहिए जब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एवीएन एक एज ग्रुप ऑफ 20 to 40 के बीच में ज्यादा कॉमनली दिखता है। वो एज ग्रुप ऐसा है कि अगर हम 20 इयर्स पे ही टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर देंगे तो पेशेंट को फिर से 15 से 20 साल के बाद जाके रिवीजन टोटल हिप लगेगा। तो हमारी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जितना डिले कर सके उतना डिले करके वो सर्जरी कराना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट पेन के साथ भी डिले कर रहा है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है सर्जरी डिले करने को। अगर पेशेंट को पेन है विद ऑल द पॉसिबल ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, कोर डिकम्प्रेशन, उसके बाद भी अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो पेशेंट को अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के साथ मिलके डिस्कस करना चाहिए अबाउट टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो मतलब कि एक छोटी सर्जरी होल करने से आप आगे जाके एक रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट जो कि काफी बड़ी विथ मोर एक्सपर्टाइज विथ मोर इम्प्लांट, वो सर्जरी हम बचा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं अभी। और एक काफी लोग जो आप अभी बोल ही रहे थे कि पेन के साथ काफी लोग खींचते हैं, ऐसे भी कुछ पेशेंट आते हैं कि उनका पूरा हिप जॉइंट इतना डिस्टॉर्टेड रहता है कि सर घूम जाता है देख के। तो आपका उसके ऊपर क्या है कि क्या कहना है, क्यों नहीं डिले करना चाहिए, उससे क्या कॉम्प्लिकेशन? देखिए, पेन के साथ केवल पेन का प्रॉब्लम नहीं है, अंदर वो डिजीज प्रोसेस बढ़ रहा होता है और डिजीज प्रोसेस बढ़ रहा है उसके कारण आर्थराइटिस एडवांस हो रहा है और हिप जॉइंट में बोन लॉस हो रहा होता है। तब अगर हमें सर्जरी करनी पड़ती है टोटल हिप रिप्लेसमेंट की तो वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी हो जाती है और उसका आउटकम भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज मिलता है क्योंकि बोन लॉस भी होता है, आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, स्टिफन हो जाते हैं। तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट करके भी हम पेशेंट को 100% मोबाइल एंड पेन फ्री नहीं बना पाते। इसीलिए हमारा हमेशा से कहना होता है कि आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ रेगुलर फॉलोअप करें। अगर उनको लगता है कि नहीं कोलैप्स हो रहा है, बोन लॉस बढ़ रहा है, तो वो तुरंत टोटल हिप रिप्लेसमेंट की तरफ डिस्कशन करें, नहीं तो फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स टोटल हिप रिप्लेसमेंट का नौबत आ जाता है। और एक चीज, काफी लोग ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां पे एक्सरे पे ही दिखता है कि अभी यहाँ पे कोलैप्स हो गया है, तो यू विल स्टिल प्रीफर कि इसमें एमआरआई करवाना चाहिए?
अगर कोलैप्स एक्सरे में ही दिख रहा है तो एमआरआई का जरूरत नहीं है, डायग्नोसिस इज क्लियर। फिर वो एमआरआई करके हम बहुत कुछ गेन नहीं करेंगे, हमें फिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाके उनका सलाह लेना चाहिए कि क्या ट्रीटमेंट करना है। और सर मॉडल है यहाँ पे, कैन यू एक्सप्लेन कि हिप रिप्लेसमेंट मींस क्या करते हैं हम? हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, जैसा कि मैंने बताया कि हिप एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसमें कि ये हमारा थाई बोन है जिसका अपर एंड एक बॉल की तरह होता है, और पेल्विस जो है वो एक सॉकेट होता है जिसमें कि ये बॉल एंड सॉकेट की तरह ये जॉइंट रहता है। जब ये हमारा बॉल एंड सॉकेट खराब हो जाता है तो हम यहाँ से कट करते हैं बॉल को, और सॉकेट को भी प्रिपेयर करते हैं एक आर्टिफिशियल सॉकेट लगाने के लिए, जैसा कि आप इस मॉडल पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ से कट करा और बोन के अंदर ही फीमोरल इम्प्लांट जिसको बोलते हैं वो अंदर डालते हैं, और सॉकेट को प्रिपेयर करके अकॉर्डिंगली सॉकेट में इम्प्लांट डालते हैं और फाइनली रिड्यूस करते हैं, ताकि ये सरफेस फिर से स्मूथ मिल जाए हमें और मोबाइल हो सके वो हिप जॉइंट। तो सर आपने काफी अच्छे तरीके से समझाया एवियन क्यों होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी फिजियोलॉजी, उसमें क्या करना चाहिए, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। तो दर्शकों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये, उनका वैल्यूएबल समय बचाने के लिए। तो इन शॉर्ट टेक होम मैसेज कि अगर किसी को हिप पेन रहेगा तो उसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। यहाँ वहां अपने जनरल प्रैक्टिशनर, नजदीकी डॉक्टर, रिश्तेदार, इनसे पूछने से अच्छा जाओ मिलो, अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को मिलो। अगर उसको डाउट लगता है लेट हिम टेक एमआरआई। एमआरआई में अगर वो एडवाइस करते हैं तो वो भी तुरंत करवाओ, क्योंकि जो अर्ली स्टेज है, अर्ली जो समय है बहुत कीमती है। अगर वो समय में हम उसको पकड़ पाए तो हम हिप जॉइंट बचा सकते हैं, फ्यूचर के काफी बड़ी सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। तो यही मोड पे हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, नमस्कार।